नमस्कार। आज का हमारा विषय है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ बदलू के इर्द गिर्द यह पाठ घूमता है। इसके लेखक हैं कामता नाथ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कहते हैं, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें, जिसको बच्चे कंचे भी बोलते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। आगे एक जगह थी खाली, उसमें नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती। भट्ठी मतलब जिसमें आग जलती रहती थी। दहकती, जलना अलग बात होती, दहकना जिसमें वो लाल ऐसे जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख मोम को भी बोल देते हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। जिस प्रकार किसी प्रकार का कोई सांचा होता है, मुंगेरियाँ लकड़ी टाइप होती हैं, जो उस चूड़ियों को आकार देने का काम करती हैं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया छोटी सी चारपाई लगा लो, जो ये बैठा है, जो पीढ़ा टाइप होता है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मेरे लिए भी एक छोटी सी बैठने की चारपाई मंगवा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसको इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अर्थात जब वो पूरा का पूरा जोड़ा सेट बना देता तो उनको इस प्रकार देखता था जैसे किसी नववधू ने ही वो चूड़ियाँ पहन रखी हों। बदलू मनीहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब उसकी चूड़ियों की बिक्री बहुत अधिक होती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब अभी तक वो चूड़ियाँ बेचकर पैसे नहीं लेता था, चूड़ियाँ देकर वस्तु ही लेता था। वस्तु विनिमय होता है एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु ले लेना। पहले ऐसे ही व्यापार करते थे, लेकिन अब तरीका बदल गया है और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। जब किसी की शादी के लिए वह चूड़ियाँ बनाता था तो वह मन भर के, मतलब अपनी इच्छा से पैसे लेता था, या कुछ भी कोई वस्तु लेता था अपनी इच्छा से मांग कर। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, मतलब बहुत मुश्किल से फिर वह मना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था
कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। उसके बदले में क्या लेता था वह? अपनी घरवाली के लिए बहुत सारे वस्त्र, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब इतनी सारी चीज़ें वह विवाह के अवसर पर ले लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ थोड़ी भारी होती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 2 गोलियाँ बना देता। मतलब हर कोई इंसान स्वार्थी होता है, तो वह अपनी गोलियों की चाव के लिए हो सकता है वहाँ बैठता हो। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। मतलब हर गर्मी की छुट्टियों में बहुत बार वह अपने मामा के घर जाता। 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका। मतलब बहुत समय तक मामा के गांव में नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। विरले ही हाथों में, मतलब बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई, बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका। वह लगता तो उसका मामा था, लेकिन वह उसको काका कहता था। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से 2 गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, मतलब थोड़ी देर के लिए चुप रहा, जैसे याद कर रहा हो किसी को। आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, मतलब कितने लोगों का रोजगार छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर
मुँह करके बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको। तो मशीनी युग ने बहुत से लोगों का रोज़गार छीन लिया है और बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। मैं चुप रहा। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। 4 गुने, चौगुने मतलब 4 गुने। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। मतलब पुराने ज़माने के लोग अपने ज़माने की बात को बहुत जल्दी याद करते हैं। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। ये उसकी किस्म का नाम है। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात बदलू अंत तक अपने काम पर अडिग था, लेकिन जब उसका काम बंद हो गया, लोगों ने उसके काम की कदर नहीं सोची रखी, तो उसका जो हौसला था वह टूटा नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, जैसा युग है, जैसा ज़माना है, उसी के अनुसार लोग चलते रहते हैं। और यह सोचकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और उसका जो आम का जो व्यापार था, आम का जो उसका बाग था, उसी से वह अपना गुजारा करता था। लेकिन ये नहीं है कि अंत समय में कोई उसकी चूड़ियों की कीमत गिराए और वह अपनी चूड़ियाँ उस दाम में दे दे, ऐसा नहीं था।